जय हिंद दोस्तों। मैं आत्मा सिंह एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का, सभी मित्रों का, सभी भाइयों बहनों का आपके अपने प्लेटफॉर्म ज्ञान एकेडमी प्रयागराज में तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आइए, जैसा कि मैंने जो बीड़ा उठाया है उसको आप हम सब लोग मिलकर साकार करें। जो मैंने एक टैग लाइन आपको दिया कि आगाज लेकर के आए हैं, अंजाम तक पहुंचाएंगे, इसमें आपका योगदान अहम है। ठीक, मैं कितना भी बेहतर पढ़ाने का प्रयास करूं, कितना भी बेहतर पढ़ाऊं, लेकिन अगर आप लोगों का रिस्पांस नहीं मिलता तो पता है बहुत दुख होता है इस बात का, कारण कि फ्री ऑफ कॉस्ट की चीज़ों को लोग नकारते हैं। और मैंने आपसे कितनी बार कहा कि मैं आपके फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा टोटली साइकोलॉजी और इन्वायरमेंट की पूरी तैयारी टेट और सुपर टेट लेवल की करवा दूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इसी को मैं आपको बेचा होता या आप खरीदे होते इसको, बैच को, तो आपका मन लगता है इसको पढ़ना है। और मैं बार बार रिक्वेस्टली कहता हूं, केवल आपको क्या करना है, अगर नए व्यूवर्स हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने व्यूवर्स हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए। जहां पर आपको प्रॉब्लम होती है कमेंट करिए, शर्माइए मत कमेंट करने में। बहुत सारे लोग होते हैं कि लाइक कर देंगे तो इसका पैसा ना बढ़ जाए। अरे बाबू, कुछ नहीं आने वाला, केवल एक मोटिवेशन मिलता है आपसे मुझे। तो इसके लिए आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग मेरे मोटिवेशन के लिए, ताकि मैं आगे करता रहूं इसी तरह से कम चैनल को शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर दें और इसके बाद लाइक जरूर कर दिया करिए। जहां पर जो टॉपिक समझ में ना आए उसके लिए कमेंट किया करिए, ठीक है। चलिए, कल मैंने आपके साथ थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर बात किया था, थॉर्नडाइक साहब के सिद्धांत पर चर्चा किया था। थॉर्नडाइक साहब का सिद्धांत क्या था? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, है ना, प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, कई सारे नामों से आपने उसको जाना। आपको कैसा लगा इसमें कमेंट करके आप बताइए, नहीं उस वीडियो में कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा, ठीक है। आज हम पढ़ते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, और यह भी एक महत्वपूर्ण अधिगम का सिद्धांत है। और इस सिद्धांत को देने वाले जो महोदय हैं आपके, वो है B.F. स्किनर साहब। कौन है? B.F. स्किनर साहब है। ध्यान दीजिएगा, B.F. गलत वे में नहीं जाना, ठीक है ना, गलत वे में नहीं जाना। किसी व्यक्ति का नाम है और आप B.F. में पहुंच जाएं, B.F. G.F. है ना, शॉर्टकट वाला, तो वहां नहीं जाना आपको। ये B.F. स्किनर साहब हैं। कहाँ के रहने वाले थे बाबू? ये रहने वाले थे USA के। ठीक, इतनी सी बात क्लियर हो गई। अब देखिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है, इसको जब स्किनर साहब ने प्रतिपादित किया तो इन्होंने दो प्रैक्टिकल किए। एक तो अपना प्रैक्टिकल किया चूहे पर, और दूसरा इन्होंने अपना प्रैक्टिकल किया, दूसरा प्रैक्टिकल किस पर है? कबूतर पर, कबूतर पर। और सिखाने का क्या प्रयास किया? पुनर्वलन। क्या सिखाने का प्रयास किया? पुनर्वलन, रिफोर्समेंट, पुनर्वलन, ठीक है। पुनर्वलन का सिद्धांत। अब आप कहेंगे सर पुनर्वलन का सिद्धांत तो इनका नहीं है, इसको दिया तो किसी और ने है। जी बाबू, हमें भी पता है, इसको दिया है CL हल साहब ने, ठीक है। लेकिन जैसे थॉर्नडाइक में आपने पढ़ा था, थॉर्नडाइक महोदय ने क्या बताया कि अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो दिया था पावलोव ने। किसने दिया? पावलोव ने। लेकिन उसका जो अपने सिद्धांत के अंदर सबसे अच्छा प्रयोग किया वो थॉर्नडाइक ने किया था। तो सिद्धांत देना और उसकी उपयोगिता को समझाना, दोनों में अंतर होता है। सिद्धांत को दिया किसने? पावलोव ने दिया अनुबंधन के, लेकिन उसकी उपयोगिता को समझाया किसने? थॉर्नडाइक ने। इसी तरह से पुनर्वलन के सिद्धांत को दिया किसने? CL हल ने, लेकिन इसकी उपयोगिता को समझाया किसने? B.F. स्किनर ने। बात क्लियर एकदम। चलिए, तो इन्होंने किस पर जोर दिया? पुनर्वलन पर। और इनका मानना है कि पुनर्वलन कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिफोर्समेंट। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के आपके पुनर्वलन होते हैं। एक तो सकारात्मक पुनर्वलन और एक नकारात्मक पुनर्वलन। ध्यान दीजिएगा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा हो, अगर वह सामाजिक परिप्रेक्ष्य से
मान्य है तो उसको निश्चित रूप से पुनर्बलन दिया जाना चाहिए, सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाना चाहिए, ताकि वह उस कार्य को और बेहतर करने का प्रयास करे। लेकिन अगर समाज के द्वारा अमान्य किसी कार्य को करता है कौन, वह व्यक्ति, तो निश्चित रूप से उसे दंडात्मक व्यवस्था से गुजारना चाहिए। इससे क्या होगा, दोबारा वो उस तरह का कार्य नहीं करे। जो दंड है वह भी पुनर्बलन है, लेकिन वो नकारात्मक पुनर्बलन है। समझ में आई बात? चलिए इन्हीं बातों को हम प्रैक्टिकल के माध्यम से समझेंगे, जो इन्होंने प्रैक्टिकल किया था, चूहे पर किया और कबूतर पर किया। इन्होंने अपना यह प्रैक्टिकल किया कब था? 1938 में। कब किया था मेरे बाबू? 1938 में यह प्रैक्टिकल किया। चलिए प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूं, मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? ये क्या है भैया? ये है कबूतर। कबूतर बोले कबूतरी से, गाना सुना है ना? कबूतर बोले कबूतरी से ना। चलो आ जाओ, यहां पर बताया कौन? स्किनर साहब ने बताया कि इसके लिए अनुक्रिया जरूरी है। क्या जरूरी है? अनुक्रिया जरूरी है मेरे बाबू। और अनुक्रिया का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्स। ठीक, स्टिमुलस इसके लिए जरूरी नहीं है। इसके लिए स्टिमुलस जरूरी नहीं है, क्योंकि यह स्टिमुलस खुद खोजेगा, खुद खोजेगा स्टिमुलस। अब देखिए, पता चला यहां पर दाने रखे हैं, ठीक है, और कबूतर की आदत होती है, ये क्या है? कबूतर है, कबूतर है। कबूतर की आदत क्या होती है? हर जगह पर चोंच को मारना। कबूतर की आदत क्या होती है? हर जगह चोंच को चलाती रहती है, जब देखो तब चोंच को चलाती रहती है। लेकिन यह जो क्रिया है, यह भी इसकी कोई क्रिया निश्चित नहीं है ना? यह भी अनियमित ही क्रिया है, लेकिन इसकी आदत क्या है? चोंच को चलाते रहना, ये इसकी खासियत है। अब आप देखेंगे इसी कबूतर में, इसी कबूतर के द्वारा चोंच चलाया जा रहा है, चलाया जा रहा है। सपोज करिए कोई एक विद्यार्थी है, उस विद्यार्थी के द्वारा अपना कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया, लेकिन रिस्पॉन्स करने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, मतलब स्वस्थ है, मानसिक रूप से बेहतर है, शारीरिक रूप से बेहतर है, तो निश्चित रूप से वो अपना लक्ष्य अपने आप खोज लेगा। वही चीज यहां पर मैं बताने वाला हूं, देखिएगा। अब पता चला ये कबूतर अपना चोंच मारती रही, मारती रही, मारती रही। एक बार अचानक से यहां पर कहीं पर भी, यहां पर मान लीजिए कोई लीवर लगा है, इस लीवर में इसका जो है, इस लीवर में इसकी चोंच लग गई। किसकी लग गई? कबूतर की चोंच लग गई। ज्यों ही कबूतर की चोंच इसमें लगती है, यहां से ऊपर से दाने गिरने शुरू हो जाते हैं, ऊपर से नीचे दाने गिरने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, कबूतर को नहीं पता ये दाने कहाँ से आए, लेकिन कबूतर इन दानों को खा लेती है। एक बार करेगी, दो बार करेगी, तीन बार करेगी, चार बार करेगी। अब अगर कोई इसी तरह से बच्चा कोई एक बेहतर काम कर दे, तो उसको जितना अच्छा हो सके पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। तो इसमें से इन्होंने ये समझाया कि अनुक्रिया इंपॉर्टेंट है, जो अनुक्रिया करने वाला रिस्पॉन्स है वो इंपॉर्टेंट है, इसके लिए स्टिमुलस इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यह स्टिमुलस की खोज स्वयं कर लेगा, है ना? वही जीन पियाजे जी का कहना कि बच्चा नन्हा वैज्ञानिक होता है, उसको आप फ्री तो छोड़िए, वो अपना खुद डिसाइड कर लेगा उसको करना क्या है। ठीक है, आगे आ जाओ। तो मैंने यहां पर ये आपको एक प्रैक्टिकल करके समझाने का प्रयास किया। अब देखिएगा, यहीं पर आपको बता दूं चूहे वाला घटनाक्रम। चलो चूहे वाला भी देख लो, चूहे वाला घटनाक्रम देखिए। देखिए, एक पिंजड़े में यहां पर चूहा बंद है, ठीक है, चूहा बंद है। क्या है? चूहा। अब ये नहीं कहना सर चूहा बनाइए, चूहा मुझसे नहीं बनता, ठीक है, चूहा बनाइए, चूहा नहीं बनता बाबू, नहीं बनता चूहा, ठीक है, नहीं बना पाता है। तो अब ये चूहे की क्या आदत होती है? चूहा की भी आदत होती है अपने मुंह को चलाते रहना, अपने मुंह को चलाता रहता है, हमेशा चलाता रहता है। जैसे कहते हैं ना कि गिलहरी है, चूहा है, इनके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, ठीक है, तो इस वजह से ये अपने मुंह को क्या करते हैं? चलाते रहते हैं। तो ये खुतरता रहता है, खुतरता रहता है। यहाँ पर एक लीवर लगा है
और यहाँ पर आटे की कुछ गोलियां रखी हुई हैं, ठीक है। जैसे ये ऐसे चला रहा है, अपने अपने मुंह को चला रहा है, अचानक से इसमें लगता है इसका मुंह, और आटे की गोलियां यहाँ ऊपर से नीचे गिरने लगती हैं। अब जैसे आटे की गोलियां नीचे गिरी, ये चूहा क्या किया, इसको खाया और पलटी बनाया, ठीक। लेकिन देखिए, ध्यान दें, कथन अनुसार रिस्पॉन्स जरूरी है, आर जरूरी है, अनुक्रिया जरूरी है, लेकिन स्टिमुलस का कोई अता पता नहीं है। इसीलिए मेरे बाबू इसको आर टाइप थ्योरी भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? आर टाइप थ्योरी भी कहा जाता है इसको, ठीक है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये रिस्पांस पर जोर देता है, स्टिमुलस को कुछ पता नहीं, स्टिमुलस को व्यक्ति खुद ही खोज लेगा। लेकिन ये पुनर्बलन पर जरूर जोर देता है कि व्यक्ति के द्वारा कोई अच्छा कार्य किया जाए तो उस टाइम पे उसको पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। एक मिनट, देखिए कई सारे इसके उपनाम, सिद्धांत के उपनाम, सिद्धांत के उपनाम, उपनाम कौन कौन से इसके उपनाम है, इसको आप लोग गौर से समझिएगा। सबसे पहले आप देखेंगे इन सिद्धांतों के जो उपनाम है उनमें सबसे पहले देखेंगे क्या, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्या देखेंगे? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। पहला है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, ये पहला हो गया, ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। दूसरा क्या हो गया? सब ये नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उत्सर्जित अनुबंधन का सिद्धांत, उत्सर्जित अनुबंधन का सिद्धांत, का सिद्धांत, ठीक है, उत्सर्जित अनुबंधन का सिद्धांत। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तीसरा नाम इसका देखिएगा, तीसरा नाम क्या है? साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, का सिद्धांत। सब एक एक चीज इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है बाबू, सभी नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, नैमित्तिक क्या है? नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, का सिद्धांत, ठीक है। और एक और पांचवा नाम लिख लीजिए, इतना पर्याप्त है। कार्यात्मक अनुबंधन का कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने पहले बता दिया कि आर टाइप थ्योरी है, ये क्या है? आर टाइप थ्योरी है, ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये आर पर डिपेंड करता है, रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। चले, बहुत बढ़िया। आगे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ये सिद्धांत है आपका, ये थॉर्नडाइक के प्रभाव के सिद्धांत से प्रभावित है, थॉर्नडाइक के प्रभाव सिद्धांत से, प्रभाव सिद्धांत से प्रभावित है, सिद्धांत से प्रभावित है। थॉर्नडाइक का प्रभाव का सिद्धांत क्या है? थॉर्नडाइक का प्रभाव के सिद्धांत को संतोष या असंतोष का नियम कहते हैं। जैसे कि इसमें जो पुनर्बलन होगा वो दो प्रकार का होगा। जब अच्छा कार्य किया जाएगा तो उसके लिए सकारात्मक पुनर्बलन होगा, अच्छा नहीं किया जाएगा तो नकारात्मक होगा। अब देखिए सकारात्मक पुनर्बलन क्या क्या होते हैं, ध्यान दे लीजिए। सकारात्मक और नकारात्मक दो प्रकार के पुनर्बलन होंगे। आप देखिए सकारात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत किसको किसको आप शामिल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको पहले बता दिया कि इसके लिए स्टिमुलस की कोई ज़रूरत नहीं होती, रिस्पॉन्स होना चाहिए बस।
तो देखिए सकारात्मक पुनर्बलन में पहला आपका आ जाएगा पुरस्कार। क्या बहुत जरूरी है, पुरस्कार दिया जा सकता है बच्चे को, प्रोत्साहित करने के लिए उसको सम्मानित किया जा सकता है, सम्मान दिया जा सकता है, उसकी प्रशंसा की जा सकती है। क्या की जा सकती है? प्रशंसा की जा सकती है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट नकारात्मक की तरफ दंड दिया जा सकता है। क्या? दंड। उसे भय दिखाया जा सकता है। क्या? भय दिखाया जा सकता है, उसको डांटा जा सकता है। डांटना भी इसी के अंतर्गत शामिल हो जाता है। उसको किसी कार्य को करने से मना करना भी होता है इसके अंतर्गत। ध्यान दीजिएगा, ये सभी के सभी नकारात्मक होते हैं। क्या होते हैं बाबू? नकारात्मक होते हैं। इसीलिए इसकी ये इम्पोर्टेंसी होती है कि थॉर्नडाइक के प्रभाव के सिद्धांत से प्रभावित जरूर है ये, लेकिन जो पुनर्बलन होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है पुनर्बलन? सकारात्मक होता है और नकारात्मक होता है। अगर बच्चे के द्वारा माता पिता के सामने कोई भी अच्छे कार्य या अध्यापक के सामने बच्चों के द्वारा कोई अच्छा कार्य किया जाता है तो निश्चित रूप से अध्यापक को बिना देरी किए हुए बच्चों के मोटिवेशन के लिए उनको पुरस्कृत करें या उनको सम्मानित करें या उनकी प्रशंसा करें। ये बहुत जरूरी है। कई सारे लोग सोचते हैं कि अरे हम बच्चे की प्रशंसा करेंगे तो बिगड़ जाएगा। बाबू ठीक है, किसी भी पहलू के दो मतलब किसी भी सिक्के के दो पहलू तो आप देखते ही हैं, लेकिन उसमें एक चीज तो समझना पड़ेगा ना आपको कि अगर आप नहीं किसी बच्चे का प्रोत्साहन किए, किसी बच्चे की प्रशंसा नहीं की और वो अच्छा कार्य किया, तो क्या दोबारा उसी कार्य को करने के लिए वो मोटिवेट हो सकता है कभी? क्या नहीं होगा ना। लेकिन अगर आपने उसको वहां पर प्रशंसा मतलब उसकी किया, उसको सम्मानित किया, उसको पुरस्कृत किया, तो निश्चित रूप से वही बालक अगली बार और अच्छा उसी कार्य को करने का प्रयास करेगा। और अगर उसके द्वारा कुछ गलत किया जाता है तो ये सारी चीजें हैं, नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाएगा, दंड दे सकते हैं, उसको भय दिखा सकते हैं, उसको डांट सकते हैं, उसको उस कार्य को करने से मना कर सकते हैं। ये सारी चीजें क्या होती हैं? नकारात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत समाहित होते हैं। और जब नकारात्मक पुनर्बलन किसी बच्चे को देंगे तो दोबारा उस कार्य को दोहराएगा नहीं, लेकिन अगर सकारात्मक पुनर्बलन किसी बच्चे को देंगे तो वो अतिशीघ्र उस कार्य को दोबारा करने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। ठीक है बाबू, चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखिएगा, सिद्धांत की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं या विशेषताएं हैं। सिद्धांत की कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं देख लीजिएगा। सिद्धांत के महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या क्या इसमें दिया गया है विशेषताओं में, इसको गौर करिएगा आप लोग। क्या क्या विशेषताओं में दिया गया है इसको ध्यान देना है आपको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको, क्या क्या विशेषताओं में बताया गया है। चलिए देखिएगा इसमें क्या क्या विशेषताओं में बताया गया, इस चीज को आप ध्यान से देखेंगे। बहुत बढ़िया। देखिएगा यहां पर, एक मिनट, यहां पर क्या दिया है? यहां पर दिया है पहली विशेषता। ध्यान दीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट मैं विशेषता के विषय में चर्चा करने वाला हूं। क्या क्या है इसमें? पहला है अविक्रमित अनुदेशन का जन्म होता है। किस चीज का? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा किसका सिद्धांत है? अविक्रमित अनुदेशन का जन्म होता है। अनुदेशन का जन्म होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अविक्रमित अनुदेशन का जन्म होता है। अविक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत भी इसको कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पुनर्बलन को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है। पुनर्बलन को क्या कहा है? सर्वाधिक। पुनर्बलन को
सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है कि नहीं? इंपॉर्टेंट बताओ आप लोग। पुनर्बलन को सर्वाधिक सकारात्मक पुनर्बलन दिए जाने पर प्राणी क्या करेगा? ज्यादा बढ़िया कार्य करेगा, शीघ्र अतिशीघ्र करेगा। प्राणी को सही अनुक्रिया करने पर तुरंत पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। मतलब अगर कोई प्राणी सही अनुक्रिया करता है, सही अनुक्रिया करने पर तुरंत पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। तुरंत पुनर्बलन दिया जाना चाहिए, पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा इसको। चलिए, तो ये बात आपके शायद समझ में आ गई होगी जहां तक मैंने बताया इसको। अब देखिएगा इसका शैक्षिक महत्व थोड़ा सा देखिएगा, क्योंकि हर एक सिद्धांत का कुछ ना कुछ शैक्षिक महत्व भी बहुत जरूरी होता है आपको जानना। चलिए, शैक्षिक महत्व देखिए क्या होता है। शैक्षिक महत्व ध्यान दीजिए, शैक्षिक महत्व, यहीं से तो क्वेश्चन बनते हैं, यहीं से तो क्वेश्चन बनते हैं। अभी तक तो हमने केवल कहानी सुना। देखिए शैक्षिक महत्व में क्या क्या हो सकता है। शैक्षिक महत्व में हो सकता है अवांछित व्यवहार, अवांछित व्यवहार, गौर से समझिएगा, अवांछित व्यवहार को नकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन प्रदान करके रोका जा सकता है, प्रदान करके रोका जा सकता है। आया कि नहीं? रोका जा सकता है। जैसे कोई चोर है, चोरी कर रहा है, तो बार बार उसकी प्रशंसा थोड़ी ना करेंगे, उसे दंड देंगे, नकारात्मक पुनर्बलन देंगे, तो वो अवांछित कार्यों को नहीं करेगा वो। ठीक है, अब देखो अध्यापक के लिए क्या कहा गया। अगर बच्चों, अध्यापक जो है, अध्यापक के द्वारा, बच्चे के द्वारा अच्छे कार्य किए जाने पर, बच्चे के द्वारा अच्छा कार्य किए जाने पर, अच्छा कार्य किए जाने पर तुरंत सकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए। तुरंत क्या करना चाहिए? तुरंत सकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए, सकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए, पुनर्बलन देना चाहिए। यही तो मैं समझा रहा था आपको ना। अगर बच्चा कोई अच्छा कार्य करता है तो अध्यापक को तुरंत उसके प्रशंसा करनी चाहिए, उसका सम्मान में वृद्धि करना चाहिए, उसको पुरस्कार देना चाहिए, ताकि वह बच्चा उस कार्य को बार बार करे। ठीक है, आगे देखिए, शिक्षार्थियों का सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे शिक्षार्थियों का क्या होता है, एग्जाम हो गया, अब कोई नहीं पूछता कब उसका रिजल्ट आने वाला है, तो शिक्षार्थियों का परिणाम शीघ्र अतिशीघ्र घोषित करना चाहिए, परिणाम शीघ्र अतिशीघ्र घोषित करना चाहिए, शीघ्र अतिशीघ्र घोषित करना चाहिए। इससे क्या होता है, उनमें पुनर्बलन बना रहता है। शीघ्र अतिशीघ्र घोषित करना चाहिए, घोषित करना चाहिए, बहुत जरूरी है बच्चे के पुनर्बलन के लिए, करना चाहिए। देखिए मैंने इतने सारे पॉइंट्स इसमें दिए जो कि शैक्षिक महत्व के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसके लिए? शैक्षिक महत्व के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट कहता है अवांछित व्यवहार को नकारात्मक पुनर्बलन प्रदान करके रोका जा सकता है। मतलब कुछ भी वो गलत कर रहा हो, किसी के भी द्वारा गलत किया जा रहा हो, तो आप उसे नकारात्मक मतलब दंड दे करके, भय दिखा करके, डांट करके, पीट करके, मार के, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, उसे दंडित करके कुल मिला के उसके द्वारा किए जा रहे अवांछित व्यवहार को आप रोक सकते हैं। लेकिन आगे बताया गया विद्यालय स्तर पे अध्यापक के द्वारा बच्चे के द्वारा किए गए किसी भी अच्छे कार्य के लिए उसको तुरंत सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। सकारात्मक पुनर्बलन से तात्पर्य यहाँ पर सीधा सीधा ये है कि उसको पुरस्कार दिया जाना चाहिए, उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, या उसको
क्या करना चाहिए, सम्मान दिया जाना चाहिए। आगे दिया गया शिक्षार्थियों को का परिणाम शीघ्र घोषित किया जाना चाहिए। अब पता चला एग्जाम आपने पहले करवा लिया, लेकिन अभी तक उसका परिणाम घोषित नहीं किया। बच्चा क्या होता है, सोच लेता है चलो पेपर हो गया, अब आएगा ही रिजल्ट। लेकिन अगर उसको यह हेडेक हो कि अब रिजल्ट आने वाला है, तो उसमें एक जिज्ञासा जन्म लेती है। ठीक है, इसीलिए आपको स्किनर के द्वारा दिए गए इस सिद्धांत की महत्ता को समझना चाहिए। और सभी लोगों, सभी अध्यापक, जो भी लोग देख रहे हैं, वो इस बात को ध्यान दें कि बच्चे के द्वारा कभी अच्छे कार्य जो किए जाते हैं उसके लिए उसको तुरंत सकारात्मक पुनर्बलन दें। और अगर अच्छा कार्य नहीं करता, गलत करता है, जो समाज द्वारा मान्य नहीं है, तो उसके लिए उसको दंडित करें। ये रहा आपका आदिगम का सेकंड सिद्धांत, जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत रहा बीएफ स्किनर के द्वारा। आपको कैसा लगा? अगर आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया, जो भी आपकी क्रिया प्रतिक्रियाएं हैं, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि उसमें जो भी सुधार करने योग्य होगा, करने लायक होगा, उसको मैं करूंगा। ठीक है, आपको समझ में आया, कितना समझ में आया, नहीं आया, हर बात को मुझे अवगत कराइए। और दोस्तों एक बार फिर से निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा और लाइक करिए। और अपने अगर नए व्यूअर्स हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्री ऑफकास्ट पूरा सुपर तक मैं आपकी तैयारी करवाऊंगा, बिल्कुल निष्फिक्र रूप से। आप लोग केवल मेरा मोटिवेशन करते रहिए बस, और मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, केवल मोटिवेशन करिए, है ना। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, आपसे रूबरू होता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों अच्छे से पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि दौर बहुत ख़राब चल रहे हैं, है ना। और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए, बाकी मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तब तक के लिए, कल तक के लिए, बाय बाय।